Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10's NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 2 Federalism. So from this session onwards we are going to start the Federalism. So देखो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. फेडरलिज्म का एक बेसिक मतलब होता है कि अगर आपकी कंट्री में कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जिनको बोला जाएगा फेडरल, है ना, जिनके पास कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, राइट. इसको ही बोलते हैं फेडरलिज्म. इन अ वे एक डेफिनेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की. इस पूरे सेशन में क्या क्या कंटेंट है, इस पूरे के पूरे एक्चुअली चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, पहले हम ये समझेंगे और आज का सेशन इसी के ऊपर होगा. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, भारत कैसे एक फेडरल देश है, एंड हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस किस तरह से होता है. लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, लैंग्वेज की क्या पॉलिसी है, सेंटर स्टेट्स रिलेशंस क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है इंडिया में, ये सब आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे. For today's session, we are going to discuss about what is federalism. बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, हमने जब चैप्टर 1 में बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा था तो मेजर चेंज जब इनके संविधान में लेकर आया गया, इट वाज उन्होंने क्या किया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी थोड़ी पावर रिड्यूस की थी और ज़्यादा पावर दी थी रीजनल गवर्नमेंट्स को. ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट्स को थोड़ी ज़्यादा पावर दी. रीजनल गवर्नमेंट तो पहले भी हुआ करती थी बेल्जियम में, ठीक है, उनके पास पहले भी बहुत से रोल्स और पावर्स थे, बट सारे पावर्स दे वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. किसी भी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चला सकता था. चेंजेस हुए 1993 में. रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए गए, वो डिपेंडेंट नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. इसी वजह से बेल्जियम में आपको शिफ्ट देखने मिला यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म. ओके, तो पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट की पावर, यहां से यहां गए. अब देखिए, श्रीलंका continues to be and for all the practical purposes it is a unitary system जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स है. तमिल लीडर्स वो चाह रहे थे कि श्रीलंका फेडरल सिस्टम हमेशा फेडरल सिस्टम बने. तो देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म का मतलब सिंपली, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोज ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे वेरियस रीजनल गवर्नमेंट्स पे. Okay, this is central government and these are the regional government. Okay, so this is basically when the powers are divided between the central authority and various units of the country. Usually फेडरेशन में आपको 2 लेवल की गवर्नमेंट मिलेगी. ठीक है, एक गवर्नमेंट होगी पूरे नेशन के लिए, ठीक है, and usually it is responsible for few subjects of common national interest. common national interest जैसे कि for example आप देख लीजिए national security, defense, international relations, national interest है, right. and दूसरे लेवल की गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आपके स्टेट के या फिर प्रोविंसेस के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस को देखेगी. दोनों के पास इंडिपेंडेंट पावर्स होंगे अपने अपने सब्जेक्ट्स एरियाज में और डिसीजन लेने में. सो इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स. ये बात याद रखिए कि फेडरेशंस को कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ. देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, या तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी जो सारे के सारे नेशन को चला रही होगी, या फिर इसमें थोड़ी सब यूनिट्स होंगी कोऑर्डिनेट करने के लिए इसके साथ. तो ये इसके पास फाइनल अथॉरिटी होगी. यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, बट फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट को बोल नहीं सकती कि ऐसा करो. स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो अपने डिसीजन लें एंड विच इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. दोनों गवर्नमेंट सेपरेटली आंसरेबल रहेंगी लोगों के लिए. जैसे हमारे देश में आप देखते हो, आपके जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, आप उनसे अपने स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ पे सवाल पूछते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर से आप नेशनल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं. तो देखिए, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. देखो, पहला तो या तो 2 टीयर्स होंगे या फिर
3 टीयर्स होंगे आपके गवर्नमेंट के, ठीक है। बट हर एक टीयर का अपना अपना जुरिडिक्शन होगा, अपने अपने स्पेसिफाइड मैटर्स होंगे जिस पे वो लॉ बना सकते हैं, टैक्स निकाल सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। जुरिडिक्शन जो होगा उनके रिस्पेक्टिव लेवल्स पे, अपने रिस्पेक्टिव टीयर्स पे, ये सब कहाँ पे लिखा होगा, ये इसको प्रॉपरली एनफोर्स किया जाएगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको गारंटी भी किया जाएगा। सो द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होंगे कोई भी लेवल, यानी कि चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, या फिर उसके नीचे भी कोई आपका सबॉर्डिनेट लेवल अगर एग्जिस्ट करता है, तो किसी के पास भी यूनिटरली पावर नहीं होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको चेंज करने के लिए। चेंज में अगर कोई चेंज है जो किसी भी लेवल को इफेक्ट कर रहा है तो उसमें आपको सबका कंसेंट चाहिए। फिर कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेटेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स के पास यानी कि जुडिशरी के पास ये पावर होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें। ये जो डिफरेंट पावर्स है इन टर्म्स ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट वो आए, एंड द हाईएस्ट कोर्ट क्या करेगा, एक एम्पायर की तरह काम करेगा, कोई भी डिस्प्यूट आ जाए, ठीक है, किसी भी लेवल के बीच में। फिर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, कि कहाँ से पैसा आएगा, हर एक लेवल पे ये क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा, और हर एक लेवल को कुछ सर्टेन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो फाइनेंसेस का ही सारा खेल होता है, फाइनेंसेस ही अगर किसी के हाथ में होंगी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप उससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ फेडरल सिस्टम का मतलब है इसके पास 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला कि नेशन में यूनिटी जो है उसको प्रमोट करे, सेफगार्ड करे, बट एट द सेम टाइम रीजनल डाइवर्सिटी भी बनी रहे। यही जो 2 एस्पेक्ट हैं दे आर वेरी वेरी क्रूशल एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आपका फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। जो गवर्नमेंट होती हैं अलग अलग लेवल पे उनको अग्री करना पड़ेगा अबाउट द पावर शेयरिंग, अबाउट द रूल्स वट एवर दे आर देयर, एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी होना चाहिए, अग्रीमेंट्स भी होने चाहिए। आई नो डिस्प्यूट्स होते हैं बट देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट्स, क्योंकि वो उनको आपस में एक साथ एज अ यूनियन गवर्नमेंट एज अ यूनिटरी फॉर्म साथ में रहना है। सो जो बैलेंस ऑफ पावर रहता है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरेशन वो डिफर कर सकता है, बट द बैलेंस डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्ट्री बड़ा मैटर करती है कि किस तरह का आपके यहाँ का सिस्टम है और किस तरह से आप जो पावर बैलेंस कर रहे हो। सो देखिए देयर आर 2 काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। फर्स्ट रूट इज इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स से पहले एक साथ आपस में आ गए, उन्होंने कहा कि हम एक यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये पूलिंग हुई सोवेरेनिटी की कि भाई हम भी ये जो है सॉवरेन कंट्री को मानेंगे, हम भी इसी को मानेंगे, हम भी इसी को मानेंगे, और अपने आप को आइडेंटिफाई किया है ना अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। सो दिस टाइम ऑफ कमिंग टुगेदर ये जो फेडरेशन है आपको यूएसए में, स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ओके। एंड ये जो है ये फर्स्ट कैटेगरी है आपके फेडरेशन का, जहाँ पे जो स्टेट्स हैं जिनके पास इक्वल पावर रहेगी और फेडरल गवर्नमेंट भी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, बट ये आपस में आए हैं। अब नाउ व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म, द सेकेंड रूट इज जहाँ पे एक बड़ी कंट्री डिसाइड करे और यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस में बांट दे और बोले कि आप लोग अलग अलग जो है पावर शेयर करोगे, एक नेशनल गवर्नमेंट होगी और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा हमारे भारत में, स्पेन में एंड बेल्जियम में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर, है ना। यहाँ पे जो फेडरेशन है इन सबको एक साथ बांध के रख रही है। सो ये जो सेकेंड कैटेगरी है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट्स। यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स के पास स्पेशल पावर्स भी देखने मिल जाएंगे। हमारे देश में भी ये सिस्टम है, जब आप हमारे देश का सिस्टम समझेंगे तो आपको ये जो मैंने अभी बताया वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। हमने आज समझा व्हाट इज़ फेडरलिज्म,
उसका बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट सेशन में हम भारत का फेडरलिज्म समझेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. आई होप you understood all of these things, and if you like this session you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। याद रखिए कि सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।